देखो ये यूपी ट्रिपल एस सी पीट बीपीओ आर ओ ए आर ओ के लिए है। सब जो है अभी आपको लगता होगा कि आप लोग छोटे हैं, आने वाले समय में इसका फायदा क्या है। हम लोग बहुत बार जैसे होता है ना कि ग्रामर में आप लोग टॉपिक देखते होंगे। जैसे हम लोग क्लास 8 में थे पहली बार, तब हम लोग से वो क्या बोलते हैं, एक संस्कृत का जो संस्कृत में सूत्र दिए थे पाणिनि थे ना, तो उन्होंने शंकर जी के मतलब डमरी बजाने से जो सूत्रों की उत्पत्ति हुई, तो हम लोग क्लास 8 में थे मतलब मिडिल में, तभी हम लोग पढ़ लिए थे। जब छोटे क्लास में हम लोग थे तो टीचर अच्छे रहते थे तो पढ़ा देते तो पढ़ते थे। आप लोग पीछे क्लास में इससे मतलब नहीं है। ये कंपटीशन में आपके आ सकता है आने वाले समय में। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट में तो अनिवार्य है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एकदम सिलेबस छाट देता है, मतलब कि क्या है, कितना पढ़ना है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आएगा, प्लस बीपीओ में आएगा, प्लस आर ओ और ए आर ओ में आएगा। आर ओ ए आर ओ रिव्यू आपके स्तर का पोस्ट होता है समीक्षा अधिकारी का, है ना, तो उसमें आता है। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो आप सबके सिलेबस में दिया ही होगा, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो आज मालूम करिए क्या है। पंचायती राज व्यवस्था यह वह व्यवस्था प्रणाली होती है, यह वह व्यवस्था अथवा प्रणाली होती है जिसमें ग्रामीण स्तर में विभिन्न काम किए जाते हैं। ठीक है ना, ये एक प्रकार का सिस्टम है। जब हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए तो सबसे अधिक अगर शोषण कहीं पे हुआ था तो वो कौन था, भारत था। महात्मा गांधी का कंसेप्ट था कि भारत कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है। ठीक है, और जब जब जरूरत लगा इस देश को, ग्रामीणों ने ही भारत को बदलने में क्या दिया, योगदान दिया, याद रखिएगा। तो वही है कि यह वह व्यवस्था का प्रणाली होती है जिसमें ग्रामीण स्तर में विभिन्न काम किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शहरों में नगर पालिका करती है। शहरों में विकास का काम, शहर में कोई परिवर्तन करना है, शहर में कोई भी आमूलचूल परिवर्तन हो, शहर में जैसे मान लीजिए स्वच्छता का काम है, शहर में जैसे मान लीजिए कोई सामुदायिक भवन है, ठीक, शहर की लॉ एंड व्यवस्था है, जो सब ये सब देखने का काम जिस प्रकार से नगर पालिका का होता है ना। शहर को कैसे स्वच्छ रखा जाए, साफ रखा जाए, शहर की शहर में कोई मान लीजिए पैंडमिक आ जाता है, पैंडमिक से ऐसे समझ लीजिए कि कोई विपत्ति आ जा रही है, जैसे मान लीजिए कोरोना था, कोरोना को हम पैंडमिक में डालेंगे, तो कोई समस्याएं आ रही हैं तो शहर में देखिए वहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह, चेयरमैन वगैरह होते हैं, वो सब नियम बनाते हैं, गाइडलाइन जारी किया जाता है, उसके अनुसार से आप शहरों में रहेंगे। शहरों में अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो आपको मालूम, मुंबई वगैरह में मानक है कि इतने फ्लोर तक आप बना सकते हैं, इस फ्लोर से आगे बढ़ेंगे तो आपके पास नगर पालिका का, जिसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, तो वहाँ से म्यूनसिपालिटी वाले सब आपको ला के क्या करेंगे, नोटिस दे देंगे। तो शहरों में बड़ा गाइडलाइन है। अगर आप फ्लोर, गाँव में क्या है, उनका 4 तल्ला बना, हमारा 5 तल्ला बनेगा, है ना नियम। लेकिन शहरों में इस प्रकार का कुछ नहीं है। ये नहीं कि अब मन किया कि हम आज 10 तल्ला बना लें, 10 तल्ला बन जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे सब क्या है, नगर पालिका के देख रेख में काम होता है। तो जिस प्रकार शहरों के लिए नगर पालिका है, उसी प्रकार से गांव के लिए एक व्यवस्था बनाई गई जिसका नाम दिया गया क्या, पंचायती राज व्यवस्था। गांव के लोग, चूंकि हम लोग बहुत शोषित वर्ग थे ना, अंग्रेजों के बारे में आप पढ़ेंगे, अब मैं धीरे धीरे वीडियो जब बनाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, तो उसमें पाएंगे अंग्रेज भारत से आए तो जहांगीर के समय वो सब सुनहरा फरमान जारी करा लिए, और मुगल वंश में ही एक शासक हुआ फर्रुखसियत, जिसको फोड़ा हुआ था, और फोड़ा हुआ था उसका इलाज करके सब, और क्या फाइनल साइन करा लिए कि हमें पूरे भारत में निःशुल्क बिना टैक्स के व्यापार हम कर सकते हैं। अंग्रेज बहुत चालाक थे और हम लोग क्या थे, मूर्ख थे। हम लोग पहले इतने जानकार तो थे नहीं। पहले के समय के राजा लोग चीनी उन्नी पे कंट्रोल करते नहीं थे, राजा है दबा के खाते रहिए, है। यहाँ के राजा इतने इतने ताकतवर हुए, इतने मतलब बड़े बड़े राजा हुए। आपको बताएं, जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो यहाँ का एक शासक था, वो गद्दी पे ही बैठा रह गया, इस इस ताक में कि कोई आएगा और उसको जूता पहनाएगा तो वो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा। तो बहुत ही आलसी प्रवृत्ति के लोग राजा हो जाते थे।
और जब ऐसे लोग राजा होंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या देश का शोषण तो होना ही है। कह रहे हैं कि पंचायती राज को गांव की स्थानीय सरकार की तरह जाना जाता है। गांव की क्या है? स्थानीय सरकार। जब देश आजाद हुआ तो देश के विकास के लिए, देश का विकास कैसा हो इसी को ध्यान में रखते हुए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम था क्या? योजना आयोग। और जब मोदी सरकार आई तो 2017 में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया और नाम क्या हो गया? नीति आयोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना जब तक चली है 2012 से 2017 तक, तो 2017 में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया। नाम क्या हुआ? नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा फुल नेम क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब भारत को, जैसे पहले योजना 5 सालों का बनता था, उसी को 3 साल के लिए ला के दिया गया और हर साल रिव्यू होता है कि अगले साल हमने किन लक्ष्यों को पाया, अब किन लक्ष्यों को पाना है ना? तो योजना आयोग का नाम ही बदला गया। जब देश आजाद हुआ तो देश का विकास कैसे हो, इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नियम कानून बनाए जा रहे थे, बहुत सारे आयोग गठन किए गए। उनमें सर्वप्रमुख गठन था क्या था? योजना आयोग। तो योजना आयोग में पहली साल कृषि की बढ़ोतरी पे रखा गया, दूसरी साल क्या बोलते हैं, पहली साल कृषि पे रखा गया, दूसरी साल कुछ अन्य बिंदुओं पे, तीसरी साल किसी अन्य बिंदुओं पे, है ना? तो ऐसे कर करके अंत में आके जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें सतत विकास पर रखा गया। तो बहुत सारे मतलब पैरामीटर होते थे कि विकास कैसे करना है। तो पंचायती राज को गाँव में की स्थानीय सरकार की तरह जाना जाता है। देश हमारा चूंकि आजाद हो चुका था, हमको भी अपने को विकास करना था, तो शहरों का तो विकास हो रहा था, नियम जो बनते थे शहरों तक जाते थे, लेकिन सरकार के द्वारा बनाए गए नियम सिर्फ शहरों तक जाए तो अच्छा तो है नहीं, गांव तक जाएगा तभी तो समझा जाएगा ना कि वास्तविक विकास हो रहा है। तो गांव तक सरकार के सारे नियम आसानी से पहुंच सके, इसीलिए एक संस्थान का निर्माण किया गया। नीचे हमने लिखा हुआ है, एक विद्वान हुए बलवंत राय जी, इनको दिया गया कि आप सर्वे करिए और सर्वे करके बताइए कि गांव का विकास किस आधार पे किया जा सकता है। तो बलवंत राय ने मतलब रिसर्च करके, बलवंत राय की एक समिति बनी और उन्होंने रिसर्च करके बताया कि अगर गांवों का विकास करना है तो गांवों को 3 स्तर में बांट दीजिए। पहला स्तर था ग्राम स्तर का ग्राम पंचायत, दूसरा क्या था? ब्लॉक स्तर का पंचायत समिति बनाइए, और तीसरा स्तर पर क्या था? जिला परिषद। मतलब सरकार के द्वारा चले हुए केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार के पास आएगी, राज्य सरकार से चलते चलते कहाँ आएगी? जिला परिषद के पास आएगी, जिला परिषद से ब्लॉक पर आएगी और ब्लॉक से फिर क्या आएगी? गांव तक आएगी। समझ में आ रहा है ना? तो केंद्र सरकार की योजना आम व्यक्ति तक चली जाए तो सरकार की शक्तियों का, जब आम व्यक्ति तक, जैसे सरकार की कोई भी योजना है केंद्र सरकार से चली और आम व्यक्ति तक आएगी, तो इस प्रकार के विभाजन को क्या बोलते हैं? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य था क्या? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। कर रहा है कि पंचायती राज को गांवों की स्थानीय सरकार की तरह जाना जाता है। ये देश की सरकार की वह शाखा है जिसमें सभी गांव अपनी गतिविधि एवं उन्नति की अपनी जिम्मेदारी खुद रखता है। ऐसा समझ लीजिए, कुचहरा के प्रधान जी, हमारे गांव के प्रधान जी जो है वो अपने गांव का विकास करेंगे, आपके गांव के प्रधान जी आपके गांव का विकास करेंगे। तो जब हर गांव के प्रधान जी अपने अपने गांव का विकास करेंगे तो एक तरीके से देखें तो एक ब्लॉक का ही विकास होगा, और ब्लॉकों का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, और जिले का विकास होगा प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो आखिर में कुल मिला के विकास किसका हुआ? केंद्रीय सरकार का तो हुआ। तो केंद्र सरकार की शक्तियां वैसे ही चलती, केंद्र सरकार की शक्तियां चली कहाँ? राज्य सरकार तक आई, राज्य सरकार से होते होते मंडल पे आई, मंडल से होकर राज्य, वो क्या बोलते हैं, जिले पे आई, जिले से होकर ब्लॉक पे, ब्लॉक से होकर आम आदमी तक आपके घर तक आगे। ODF योजना जो थी, गांव को शौचालय मुक्त किया जाए, आज 1 अक्टूबर है, स्वच्छ भारत अभियान में हम सबको योगदान देना है। 1 घंटे से स्वच्छ नहीं हो जाएगा, लेकिन मूल उद्देश्य है कि 1 ही घंटे से बहुत कुछ किया जा सकता है। देखने में लग रहा है ना कि 1 घंटे अगर आप देते हैं, हम देते हैं, वो देते हैं, तो एक चैन जुड़ता जाएगा ना। और वही 1 घंटे मिल के पूरे, अगर एक व्यक्ति 1 घंटा दे
तो पूरी इंडिया की आबादी कितनी है? 1 अरब 40 करोड़। तो 1 अरब 40 करोड़ लोग जब देंगे तो कितना घंटा हो गया? तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा ना। तो 1 घंटे मत समझिए उसको, वो समझिए कि कई वर्षों के बराबर वो आज योगदान हो जाएगा। बहुत शर्म की बात थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी को लाल किले से बताना पड़ा कि हम भारत जो है स्वच्छता में पीछे है, और हम सबको मिल के स्वच्छता के लिए क्या अभियान चलाना पड़ेगा। स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है गांधी जी का चश्मा। गांधी जी का चश्मा क्यों बनाया गया? क्योंकि गांधी जी कहते थे कि अगर स्वच्छता है, स्वच्छता में ही देवता, या ये कहेंगे स्वच्छता में ही मनुष्य का क्या वास होता है। गांधी जी काशी विद्यापीठ आए थे टूर पे, तो बनारस की गली में देखे तो बहुत ही मतलब संकीर्ण भावना से बोले कि बनारस की गलियां क्या है, बहुत ही दूषित। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि क्या दूषित है, क्या सही, क्या गलत है, क्या सही। समय के साथ साथ अब लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक है। अभी जाके देखिए सबसे कॉरिडोर बना, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो स्वच्छता में हम भारतीय लोग, मेरा एक वीडियो इसी पे आया है, हम भारतीय लोग इंजन के डिब्बे के समान है। हमें समझाना पड़ता है कि क्या गलत है, क्या सही है। अमिताभ बच्चन को ईटा, आप लोग देखते होंगे स्वच्छ भारत का अभियान चला हुआ था, एक लड़का और अमिताभ बच्चन जी उस समय उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। तो प्रचार आप लोग देखते होंगे, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि मैं ईटा मारूंगा तो वहां से क्या एक पक्षी उड़ेगा। लड़का कहता है कि मैं ईटा मारूंगा तो आदमी उड़ेगा। लड़का ईटा चलाता है जैसे, तो वहां से एक श्रीमान जी रहते हैं, डिब्बा लेके उठ के गाली देने लगते हैं। तो सरकार को जागरूक करना पड़ा कि आप रोड पे, सड़क पे, इन सब पे जा रहे हैं तो इनसे गंदगी फैलता है। सरकार बहुत हमको आने वाले दिनों में, अगले संडे, या मतलब मैं संडे को ही जो वीडियो डाल रहा हूँ, आने वाले संडे में सरकार की योजनाएं आपको दिखाऊंगा। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं अपने आप में बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण होती हैं। सरकार ने जो जो योजनाएं हमारे लिए चला रखी हैं, उनका उद्देश्य देखेंगे तो भारत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, योजनाओं का बहुत फायदा होता है। अगर योजनाएं ना, जैसे उज्ज्वला योजना क्यों लाया गया? मोदी जी का मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं वीडियो पर उनकी तारीफ की जा रही है, बताना चाहता हूँ। पहले महिलाएं धुएं में काम करती थी तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी, फेफड़े में धुआं जाता था, तो क्या होता था, उनका फेफड़ा खराब हो जाता है। जैसे हम सिगरेट पीते हैं तो क्या करते हैं, सिगरेट का धुआं बाहर ही तो ले फेंकते हैं ना, अंदर क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि सिगरेट पीने से कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर जाएगा, फेफड़े में जाएगा, तो ब्लड से क्या करेगा, क्रिया करेगा। सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। यही कारण है कि हम देखते हैं सिगरेट के धुएं को छल्ला बना के और क्या नाकों से, मुंह से बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर आपके शरीर में जाएगा तो दम घोटू गैस है। यही कारण है कि सिगरेट जब पिलाया जाता है पहली बार तो उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें एक वेब सीरीज आया था, मुझे देखने का फिल्म शौक है तो बताना जरूरी भी है। उसमें दिखाया गया था कि एक लड़का है, इसको उसी के दोस्त सब ट्रेनिंग देते हैं तो खींच लेता है अंदर, उसका सांस जो होता है बढ़ने लगता है, इसकी जो क्षमता होगी। तो सिगरेट कभी अगर आप चोरी से पी रहे हैं, मान लीजिए पिताजी आगे खींच लिए, अनुभव नहीं तो फिर लीला हो जाएगा। याद रखिएगा, सिगरेट में CO की उपस्थिति है, CO2 नहीं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिस प्रकार सिगरेट के धुएं को अंदर लेते हैं तो हमारा फेफड़ा या हम दम घुट के मर सकते हैं, उसी प्रकार महिलाएं जो थी खाना बनाती थी तो धुआं आता था, धुआं आने से उनकी आंखें की रोशनी चली जाती थी, समय से पहले वो अंधी होने लगती थी। साथ ही साथ और क्या होता था, अंधी तो होती ही थी, साथ ही साथ ये भी था कि उनका फेफड़ा, बहुत महिलाओं को टीबी का शिकार होता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए, कहे कि अब भारत को क्या धुआं प्रदूषण मुक्त करना है, और इसीलिए उन्होंने योजना शुरू किया था। लेकिन हाँ, इसमें गलती हुई कि अब कास्टली थोड़ा सा पड़ रहा है गैस। अब मान लीजिए गरीब व्यक्ति है तो कहाँ से, तो फिर वो जिस उद्देश्य के लिए उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था, अंत में जाके देखेंगे तो अभी भी लोग गाँव में खाना, पैसे की मजबूरी की वजह से उसी पे क्या खाना वगैरह बना ही रहे। तो याद रखिएगा, योजनाओं का बड़ा महत्व होता है। तो उसी प्रकार से जब देश आजाद हुआ तो योजना आयोग में अलग अलग योजना बने। उसी पे सरकार ने बलवंत राय जी को एक जिम्मेदारी दिया कि आप सर्वे करिए कि देश का विकास कैसे हो सकता है, देश के गांव का विकास कैसे हो सकता है। तो मान्यवर श्री बलवंत राय मेहता ने किस समिति ने रिपोर्ट सौंपा, और रिपोर्ट में कहा कि गांव का विकास करना है तो 3 स्तर बनाइए। क्या क्या? पहला स्तर तो कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरों पे चलता है।
ये किन्होंने बताया था? बलवंत राय मेहता। पिछली बार क्वेश्चन पूछ दिया। क्या क्वेश्चन पूछा? यूपी पेट का 2021 का क्वेश्चन था कि भारतीय वो क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को किस अनुच्छेद से लागू किया जाता है? तो भारत के संविधान में एक ही अनुच्छेद है 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है क्या? पंचायती राज, गांव के विकास कैसे हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था यूपी पेट में कि ग्रामीण विकास कैसे हो या पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। आप यूपी की साइट पे जाइए, वहां से यूपी पेट का सिलेबस डाउनलोड करिए, उसमें जाएंगे तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए आप राज्य बन रहे हैं, राज्य हम ही आपको बनेंगे। राज्य से आशय क्या है? केंद्र, मैंने पिछली वीडियो में बताया, राज्य से आशय कि सरकार की योजनाओं को जो आम व्यक्ति तक पहुंचाने वाले अधिकारी होते हैं, सब क्या है? राज्य। लेखपाल हुआ, बीडीओ हुआ, कानूनगो हुआ, एसडीएम हुए, डीएम हुए, ये सब क्या है? राज्य ही तो है। आल जो ऑफिसर हैं बड़े पोस्ट के, इन्हीं को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट के अंतर्गत स्टेट की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, गांव का विकास 3 स्तरों पर संभव है। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पे, जिससे ब्लॉक को पहले, ये मुगल वंश का शब्द है तालुका, है ना? तो तालुका के अंतर्गत ये कहें कि उर्दू का ये शब्द है, तालुका क्या है? उर्दू का है। और जिला स्तर पर क्या है? जिला परिषद। मैंने फिर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 3 में क्यों बांटा गया भैया। केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार तक आई। राज्य सरकार अपना कोई भी सूचना जारी होगा तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं, 75 जिलाधिकारी को जारी कर दिया। जिला के अधिकारी किसको दे देंगे? एसडीएम को देंगे, नायब तहसीलदार को देंगे, अपनी योजनाओं को देंगे ना, भैया आप ये चीजें आप अपने क्षेत्रों में सर्कुलेट करिए। वहाँ के अधिकारी लोग लेखपाल वगैरह को देंगे, लेखपाल सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी को, ग्राम पंचायत अधिकारी सेक्रेटरी आपके गांव में आएंगे, बैठेंगे, पंच बुलाएंगे, पंचायत आएगा, आपको बताया जाएगा कि सरकार की ये योजना है, ऐसा है कि राशन कार्ड लाइए, आधार कार्ड लाइए, अपना ये सुविधाएं हैं, लेके जाइए। तो ये 3 स्तर अपने आप से नहीं बन गए। जिस समय भारत में अंग्रेज थे, जिलाधिकारी को जिलाधिकारी बनाने वाला, जिलाधिकारी को इतना पावर देने वाला, जिलाधिकारी चाहे तो इस गांव को जिला इतना सक्षमवान था, गांव को चाहे तो जिले में कर सकता है। ये पावर देने वाला कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा हमारा पड़ोसी जिला है भाई, गाजीपुर। गाजीपुर में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। घूमने के लिए बहुत कुछ है, आप घूमिए तो। गाजीपुर में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, समझ रहे ना? लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला ऐसा अंग्रेज मतलब अधिकारी था जिसने जिला अधिकारी को इतना क्या पावर दिया। खैर हम लोग टॉपिक से इतर चले जाएंगे, इससे ध्यान रखिएगा। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर है तालुका, ब्लॉक को क्या बोलते हैं? तालुका बोलते हैं। तालुका स्तर पर पंचायत समिति। हम लोग प्रधान को प्रत्यक्ष रूप से हम प्रधान का चुनाव करते हैं, बीडीसी मेंबर का चुनाव करते हैं। बीडीसी मेंबर मिलकर के क्या ब्लॉक प्रमुख और ये पंचायत समिति के अध्यक्षों का चुनाव करते हैं, और ये लोग मिलकर जिला परिषद के जो नगर पालिका अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव ये लोग करते हैं। तो देखेंगे ना, तो पूरा इकोसिस्टम क्या है? स्वपोषी पौधे, उनपे परपोषी आ गए, उनपे शाकाहारी आ गए, शाकाहारी पे मांसाहारी आ गया, मांसाहारी का भी कोई शिकार किया, और फिर अंत में सब मरे, और मर के क्या मिट्टियों में मिल गए। इसका इकोसिस्टम है ना, पारिस्थितिकी तंत्र है। वही चीज है भैया, ये समाज का ताना बुना हम ही आपसे है। समाज है कौन? हम ही आप तो हैं। पिछले दिनों अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले उज्जैन में एक लड़की के साथ कुछ ट्रेजेडी हो गया। वहां लोग उस लड़की का मदद करने के बजाय खड़े होकर वीडियो को बना रहे थे। आखिर ये बताइए, ये कौन सा इंसानियत है? कोई घटना हो रहा है, आप वीडियो बनाने में लगे, मदद तो करिए पहले। गलत नहीं बोला गया? क्यों रुद्र सिंह? समाज क्या है भाई? समाज हम ही आप तो हैं। और आप मदद करने से परहेज करने लगते हैं कि अगर उनकी हम मदद करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? मदद नहीं करेंगे तभी तो लोग कर रहे हैं। इससे अच्छा मदद कर दीजिए। लड़की घूम रही थी, लोग मदद नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद समाज, अभी इन दिनों में डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ रहा था मैं। देखो, किसी सरकार के विचारधारा तो नहीं पढ़ना, जानकारी लेना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब
स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब जेल में थे तो उस समय लिखे हैं कि भारत का विकास, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माने भारत को कैसे कवर किया, भारत है यहाँ आज का वर्तमान आदमी, जैसे उस समय जब जेल में थे उस समय का भारत, आने वाले समय का भारत क्या है, इसके ऊपर सोच के लिखे हैं। तो उस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें वो लिखे हैं कि वो जाते थे पंचायत, अगर गांव में बुलाया जाता तो उनको भाषण देने के लिए जाते थे तो लोगों से पूछते थे कि आखिर भारत है कौन। तो खूब ज्यादा तर्क होता है, लोग कहते थे कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूछते थे कि भारत है कौन, तो उसमें देखो तर्क करने से ही सही उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं। न्याय की परिभाषा है कि तर्क के आधार पर जो सत्य साबित किया जाए वही क्या है, न्याय। समझ में आ रहा है ना, ये बात को समझना। तर्क के आधार पर जिसको हम सही साबित करते हैं वही क्या है, न्याय है। जज साहब बैठे हैं, जिनका तर्क अच्छा लग गया वही वकील क्या जीत गया, यही तो है ना। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब भारत का निर्माण किनसे होता है, हम ही आप तो भारत हैं। भारत तो एक अमूर्त स्वरूप है ना, भारत है क्या, भारत में रहने वाले आप हैं, हम हैं, ये हैं, तो भारत का निर्माण हम सबसे होता है। तो याद रखिएगा, उसी तरीके से समाज का निर्माण हम ही लोगों से होता है। समाज को चलाने के लिए जो व्यवस्था आई उसमें एक व्यवस्था थी पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था को 3 आधारों पर बांटा गया है। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर क्या पंचायत समिति, जिला के स्तर पर जिला परिषद। इन तीनों संस्थाओं का काम आर्थिक विकास, ध्यान रखिए क्या काम है, आर्थिक विकास। मनरेगा योजना है, गरीब व्यक्ति को पहले 100 दिन का रोजगार था, अभी वो बढ़ चुका है। होता क्या है यहाँ पे, रजिस्टर में रोजगार दे दिया जाता है। प्रधान जी लोग, अच्छा गांव में सीटिंग बड़ी होती है, आप प्रधान के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, बड़े बड़े लोग क्योंकि गांव में प्रधान के खिलाफ बोलेंगे कौन, हम तो देखो जानते हैं कि यहाँ करप्शन हो रहा है लेकिन हम बोलते नहीं, क्या बोले, कितने लोगों से हम झगड़ा करें भाई। जिसके नाम पे आ रहा है पैसा, बेचारा वो काम कहीं और कर रहा है, मनरेगा में नाम चल रहा है, पैसा उसको मिलता जा रहा है, उसके खाते में पैसा आ रहा है, उसमें से प्रधान जी लेंगे, रोजगार सेवक लेंगे। ऐसे करप्शन होता है कि नहीं है। मूल उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था का कि जो अंग्रेजों से शोषित वर्ग है उसका विकास करना, तो आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना। दूसरा पॉइंट क्या था, सामाजिक न्याय को मजबूत करना। और तीसरा पॉइंट क्या था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना। मतलब पूरी पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य था ग्राम में जो ग्रामीण लोग हैं उनका विकास कितने अच्छे से अच्छे कराया जा सके, यही था पूरा। समझ में आ रहा है। लेकिन हुआ क्या भैया, प्रधान जी बनते हैं, जब प्रधानी का चुनाव होता है तो गोड़ पे वो गिरेंगे भैया, वो गिरेंगे आपके गोड़ पे एक बार, और जीतने के बाद गिराएंगे आपको 10 बार। गलत नहीं बोला गया, वो गिरेंगे कितने बार, एक बार, और आप गिरेंगे क्या 10 बार। और 100 दिन रोजगार की बात हो रही है, 100 दिन काम तो आप कर ही लेंगे। देखिए 100 दिन अगर देखें तो गांव का गरीबी दूर हो सकता है। मान लीजिए 100 दिन आपको हम काम दे दिए, चलिए 250 रुपये हम रेट लगाते हैं, तो 100 दिनों का हुआ कितना, 100 दिनों का कितना हुआ, 25,000 हुआ ना, हुआ कि नहीं, 25,000 मिला। और बचे हुए 265 दिन आप कुछ भी करते हैं 300 रुपया, तो एक तरीके से कहें तो भारत का हर व्यक्ति लगभग हर गांव मतलब गरीबी से ऊपर आ सकता है। लेकिन जो प्रधान है वो सोचता है कि हम बने हैं प्रधान तो अपने लिए ही तो बने हैं, दूसरे का इसमें क्या होगा, दूसरे का विकास हो जाएगा तो धनी हो जाएगा, फिर हमको बनने देगा क्या। पहले जो बड़ी बड़ी जातियां थी या जो बड़े बड़े शिक्षित वर्ग थे, फिल्मों में भी आप लोग देखिएगा दिखाया गया है या बहुत बार दिखाया गया है, बहुत एक आर्टिकल 15 मूवी आई थी, उसको आप लोग सबको देखना चाहिए। या देखिए जो ज्ञानवर्धक मूवी देखना चाहिए, कहना चाहिए, सही कहने और देखने से हमें बचना नहीं चाहिए, है ना। जो बातें हैं बताना मैं चाहूँगा, पहले के जो शिक्षित लोग थे, जैसे हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किसकी शिक्षा व्यवस्था है, हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था है। तो अंग्रेज सब जब आए भारत में तो टपकन का सिद्धांत लाए, कहे कि समाज के बड़े व्यक्ति को पढ़ा दो, उससे जो थोड़ा विद्वान व्यक्ति होगा वो चाहेगा तो वो जो उससे जाके सीख लेगा। तो समाज का सबसे बड़ा व्यक्ति पढ़ लिया, शिक्षित हो गया, उससे जो थोड़ा मतलब जानकार था वो जाके सीख लिया। अगर उनमें से 10 अशिक्षित लोगों में से, गरीब तबके में से अगर कोई समझदार होगा तो जाके सीख लेगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ तो हमें शिक्षित लोग मिल गए ना, अब वो जैसे चाहेंगे मोटिवेट कर लेंगे और हमारा काम क्या होगा, चलता रहेगा। तो टपकन के सिद्धांत पे ये शिक्षा व्यवस्था को लाया गया था।
मूल उद्देश्य यही था कि अगर सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे। आज की डेट में देखिए डिजिटल दुनिया आ गया तो सभी लोग जागरूक हैं। आप कुछ गलत कर सकते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन पहले की व्यवस्था क्या थी कि समाज के सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही, आज लोग कहते हैं कि पंडित ये फलाना ढिमका आगे चला गया। अरे भैया वो चला नहीं गया, उसने अपने आप को जागरूक कर रखा था, वो जागरूक कर रखा था। और समाज के बड़े लोग बड़े इसलिए हो कि वो निरंतर सीखने का प्रयास किया। आप क्या, आप एक दिन पढ़ लेंगे पंचायती राज व्यवस्था, अगले दिन से पढ़ा, अरे हम जान गए अब हमें प्रधानी लगा दीजिए, होगा ना। अब हम इतना नियम जान गए कि अब हम प्रधानी लगा दीजिए, हम ही अब प्रधान हो जाएंगे। तो ये गलत है कि नहीं है? अपने आप में गलत नहीं है? समय गलत है ना। तो सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलती है। मेरी पढ़ाई 12th जो है 2011 से मैं पास आउट हूँ। अब 10 सालों से निरंतर कुछ न कुछ तो पढ़ ही रहा हूं ना, आगे भी मुझे पढ़ना है। टीचर अधिवक्ता को हमेशा पढ़ना है, शिक्षक को भी मुझे अच्छा पढ़ाना है तो पढ़ना है, अधिवक्ता को अच्छा बनना बोलना है, बस करना है तो पढ़ना है। पढ़ने का कोई उम्र नहीं है। उसी प्रकार से भैया याद रखिएगा कि ज्ञान अर्जन के लिए शुरू में ज्ञान अर्जन के लिए सिर्फ बड़े लोगों को वो कह दिए कि बड़े लोग सीख लेंगे तो बाकी लोग समाज के सीख जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ये केंद्र सरकार की योजनाएं आम लोगों के लिए आती हैं, लेकिन लागू कराया जाता है क्या? आम लोगों तक पहुंचता नहीं, बीच में ही क्या खत्म हो जाता है। कह रहा है कि यह 11वीं अनुसूची में और 29 विषय के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या बड़ी। आपको पढ़ना है कि ये पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र कहाँ है। तो भारतीय संविधान, नाम सुने ही होंगे आप लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 और अनुसूचियां कितनी हैं? 12। याद रखिए, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अभी तो मतलब संशोधित जगह बढ़ चुकी हैं संख्याएं, अब 444-45 प्लस हो गई हैं। लेकिन प्रारंभ में भारत में कितनी? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और क्या थे 22 भाग थे। अब तो भाग भी 25 हो गया है। संशोधन होता है तो जाहिर सी बात है कि बढ़ता है। अभी एक संशोधन हुआ है महिलाओं के लिए, आरक्षण के लिए, है ना। महिलाओं को 33% चुनाव में आरक्षण मिले, तो उसमें ये नहीं है कि ओबीसी को अलग से, अब ओबीसी को 33 पर मतलब कटकरी में से नहीं बांटा जाएगा, पूरे से मतलब 33% बस देना है, वो अलग बात हो जाएगा, उसके लिए अलग पढ़ाएंगे। याद रखिएगा ये 11वीं अनुसूची में और 29 विषय के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में। तो यही क्वेश्चन था यूपी पेट का कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ पे वर्णित है। तो कहाँ पे है? याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का क्या है वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बहुत क्वेश्चन आता है। यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, है ना। ये अभी बीपीओ आया है, देख लीजिए ये विलेज। अच्छा, हमने देखा है कि बहुत बार यूट्यूब पे या बहुत जगह पे लोग इसको वीडियो करते हैं। यहाँ देखेंगे तो मूर्ख बनाने के लिए, सब फेक साइट बनाने के लिए इसको वीडियो लिखते हैं, वीडियो लिखते हैं। तो वीडियो और वीपीओ में अंतर है। वीपीओ को बोलेंगे विलेज पंचायत ऑफिसर और वीडियो को बोलेंगे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो याद रखिए, आप जाएंगे ना तो अभी बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी भी साइट का नाम लेना गलत है। बहुत सारे साइट जो हैं डेली हमारे सामने आता है कि वीडियो का रिजल्ट आ गया। अब जब जाके देखेंगे तो यही जो बीपीओ का साइट लिस्टिंग किया जाता है कट ऑफ पे, उसी को सब क्या करते हैं, जारी करते हैं। तो याद रखिएगा मेरी बात को ध्यान से, ये विलेज पंचायत ऑफिसर पूरा पंचायती राज व्यवस्था दिया है। तकरीबन मुझे लगता है कि अगर मैं सही हूँ तो 40-50 नंबर से अधिक का यही है पंचायती राज। और पंचायती राज का सिलेबस कहाँ से, अब इसकी साइट से जाके या तो विकिपीडिया खोल के खूब डीपली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। याद रखिएगा, ये सर्वप्रथम लागू हुआ, मतलब हमारा जो देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो योजना बन गया, 51 से शुरू हो गया। तो सरकार के मन में है कि भाई शहरों का विकास हो रहा है, देश के सबसे छोटे तबके ग्राम का विकास कैसे है। तो पहली बार ये बलवंत राय मेहता समिति के सहयोग से 2 अक्टूबर बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पे अब हुआ कि भाई निर्माण कार्य शुरू किया जाए ग्राम स्तर पर। 3 स्तर थे क्या, मतलब 3 स्तर में पंचायती राज व्यवस्था को बांट दिया जाए। तो पहली बार ये व्यवस्था लागू कहाँ हुई थी, याद रखिएगा, तो 2 अक्टूबर
क्या 59 को राजस्थान के नागौर से क्या हुआ, ये लागू हुआ। समझ में आ रहा है ना, कहां से लागू हुआ, राजस्थान के नागौर से लागू हुआ। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन से 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया। जैसे शुरू में देखिएगा बहुत सारे नियम आते हैं, जैसे अभी यूसीसी का टॉपिक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, समान नागरिक संहिता, तो ये एकाएक पूरे देश में लागू हो जाएगा क्या, नहीं, जैसे गोवा में लागू है, कुछ कुछ छोटे छोटे राज्यों में लागू होगा। देखा जाएगा कि जैसे ये छोटी छोटी जगह पे लागू हो जाएगा, छोटे छोटे राज्य में छोटे या बड़े राज्यों में लागू होगा। देखा जाएगा कि इसका फायदा घाटा कहाँ है। जब मूल्यांकन हो जाएगा, जब इस एक पायलट प्रोजेक्ट मतलब पूरा हो जाएगा, तो संपूर्ण देश में लागू। तो ये बना था 1902 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से, लेकिन लागू कब हुआ, 73वां संशोधन करके 1992 में, और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तो ये भी प्रश्न आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का दिन कौन सा है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 पे। तो आपको पूरा ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? तो अब इस पे मैं 10 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, और अगर आप संतुष्ट हैं तो उत्तर बताइएगा। कोई दिक्कत? चलो तो